हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है स्टडी रूप में। और हम लोग सीडीपी की क्लास को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, और अगर जनरल वे में हम लोग देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को कम से कम ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की अनुवांशिकी क्या होती है, हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं और उसका विकास के साथ क्या संबंध है। ये सारी चीज़ें लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और जो हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो सब समझने में आपको मदद मिलेगी। तो मेरे साथ आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं और उसका विकास में क्या योगदान है। तो आज आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। अगर आप पिछले पैटर्न को उठाकर देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को समझने में थोड़ा हम लोगों को अगर थोड़ा तार्किक वे में हम ध्यान दें, ठीक है, रैशनल वे में, तो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी होता है। और एनवायरनमेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, पर्यावरण, या इसको हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का यहाँ पर ना रखें, यहाँ पर हम अपने वातावरण के हिसाब से इसको मान लेते हैं कि वातावरण या आसपास का जो भी स्फीयर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुवांशिकी क्या होती है। अगर हम लोग इस अनुवांशिकी की बात करें तो अनुवांशिकी का सीधा सीधा मतलब होता है वो सारे गुण जो एक बच्चा या एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से गेन करता है, ठीक है, या अपने माता पिता से कोई भी लक्षण या गुण जो भी उसके बच्चे तक जाते हैं, हम लोग उसी को अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी में आप देखें तो कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर इसमें देखा जाए, अगर इसके फिजिकल लक्षणों की बात करें हम लोग, ठीक है, फिजिकल लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आंखों का रंग जैसे हो सकता है आपको अपने पिता का मिल जाए, ठीक है, आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, या फिर कोई बीमारी हो सकती है जो अनुवांशिकी में चली आ रही हो, कोई बीमारी हो सकती है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक बीमारी है रतौंधी, या रात में चलने की बीमारी, या फिर एलर्जी हो सकती है। कोई भी चीज़ें हैं जो आपको अपने पिता से मिल सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी अनुवांशिकी में। अच्छा, इसमें एक मेंटल स्टेट, अभी तो हमने फिजिकल स्टेट देख लिया है, अब हम लोग मानसिक स्थिति भी देख सकते हैं, ठीक है, मेंटल स्टेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि गुस्सैल लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनके, आपने वो नहीं देखा होगा, जैसे राजपूतों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं इनके खून में ही होता है योद्धा या वॉरियर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहते नहीं राजपूताना खून है, इनके में वॉरियर या लड़ाई लड़ने की कुछ क्षमता होती है, या ये लोग अपने पिता से ही या अपने खानदानी रूप से ही गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। ये ऐसी बातें इनके बारे में कही जाती हैं। तो ये सारी मेंटल या जो फिजिकल स्टेट में नहीं है, जैसे स्वभाव उसका हो गया गुस्सैल या योद्धा प्रवृत्ति का उसका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसे मिलती हैं। तो ये फिजिकल और मेंटल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जो अनुवांशिकी के तहत आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, फिजिकल में क्या होता है, आकार भी होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कुत्ते का बच्चा है तो वो इंसान बनकर बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ एक डेफिनेट आकार है। ये अलग की बात है कि इंसान का बच्चा कुत्ता पैदा हो सकता है, ठीक है, प्रवृत्ति से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आकार का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई कुत्ते का बच्चा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका शरीर इंसानों के जैसा विकसित हो जाए या लोमड़ी के जैसा विकसित हो जाए। जैसे उसके पेरेंट होंगे सेम वैसा ही वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, शेप हो गई, साइज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब अनुवांशिकी के अंतर्गत आती हैं। अगर अनुवांशिकी के बारे में हम लोग कहें तो ये कह सकते हैं कि सिंपल चीज़ें जो पेरेंट्स से सीधे सीधे ऑफस्प्रिंग तक इनहेरिट की जाती हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, जो पेरेंट्स से सीधे सीधे ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं। अब ये कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब में ये मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया, तो उसे अनुवांशिकी कहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं, ये जो अनुवांशिकी है, ठीक है,
तो मतलब ये सेट ऑफ डिफाइंड चीजें हैं जो आपको अपने पिता से मिलेंगी, या हो सकता है आपके दादाजी से मिलेंगी, कहीं से भी मिलेंगी, वो आपके जीनियोलॉजी से आ रही होंगी, ठीक है, रक्त रेखा से आ रही होंगी, ब्लड लाइन से आ रही होंगी। अब एक चीज इसमें देखने वाली ये बात है कि ये स्टैटिक होती हैं, ठीक है, स्टैटिक होती हैं, मतलब कि इनमें बदलाव नहीं होता, ठीक है, इनमें बदलाव नहीं होता है, इनमें बदलाव नहीं होता है। अच्छा, यहां पर हमने ये तो देख लिया कि इनमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है, यहां पर हमने ये तो देख लिया कि इनमें बदलाव नहीं होता है, मतलब कि ये एक सीमा निर्धारित कर देती हैं, एक सीमा विकास की निर्धारित कर देती हैं, एक सीमा विकास की निर्धारित कर देती हैं, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे निर्धारित करती हैं, निर्धारित करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर आपका कान, ठीक है, जैसे आपको आपके पिता से आपके शरीर की बनावट और अंगों की क्षमताएं मिली हैं, ठीक है, जैसे आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आप एक बच्चे के रूप में पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कान और आपके कानों के सुनने की क्षमता जो है वो कुत्तों के जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपका कान अगर मतलब 80 डेसिबल तक नॉर्मली सुन सकता है, तो एक तरीके से देखें कि वो जो अनुवांशिकी हमको मिली है उसने एक सीमा तय कर दी है, ठीक है। अब आप यहां से दो चीजें नहीं कर सकते, आप तो इंफ्रासोनिक साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है, और ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपकी जो अनुवांशिकी थी या हेरिडेटरी थी, इसने एक सीमा तय कर दी आपके सुनने की, ठीक है, ये उदाहरण मैं बता रहा हूं, इसने एक सीमा तय कर दी सुनने की कि आप इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते, आप केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है, इतनी सीमा में आप सुन सकते हैं। अब आपका यहां पर वातावरण ये निर्धारित करता है, अनुवांशिकी ने तो निर्धारित कर दिया आपकी सीमा, ठीक है, वातावरण जो है अब वो ये निर्धारित करेगा कि आप इस सीमा में कहां तक जाते हैं, इस सीमा में कहां तक जाते हैं, ठीक है। अब इस सीमा में कहां तक जाते हैं, अब हो सकता है कि हमारी नॉर्मल जो निर्धारण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की है, ये तो हमारी अनुवांशिकी ने, हमारे शरीर की बनावट ने निर्धारित कर दिया, लेकिन आसपास का वातावरण, मान लेते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत आवाज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सुनने की क्षमता का ह्रास हो गया, और अब आप 20 हर्ट्ज से सिर्फ 15 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अनुवांशिकी ने तो सीमा निर्धारित की, लेकिन जो आसपास का वातावरण था उसने आपको उस सीमा में कहां तक आप जा सकते हैं वो रोल प्ले किया, यानी आपकी मैक्सिमम लिमिट तो एक तरीके से निर्धारित कर दी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लिमिट तक आप सुन नहीं पा रहे हैं। ये आपका वातावरण निर्धारित करता है कि आपके यहां पर इस केस में क्या होगा कि आपके कानों की क्षमता तो इतनी है, लेकिन आप कहां तक उस क्षमता को गेन कर पाएंगे, ये वातावरण प्ले करता है रोल, ठीक है, आपके आसपास का वातावरण इसका रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहां से बात करें वातावरण की, ये तो उदाहरण हो गया। अब अगर हम लोग यहां से बात करें वातावरण की, तो देखते हैं कि वातावरण जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, ठीक है, ये परिवर्तनशील है, और मैंने आपको बताया था कि ये स्टैटिक है, ठीक है, मतलब अपरिवर्तनशील है, ठीक है, अपरिवर्तनशील है, और ये डायनेमिक है, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए कि ये सीमाएं निर्धारित करता है, सीमा निर्धारण, और यहां पर देखिए इसमें सीमा निर्धारण होता है, और ये निर्धारित करता है कि सीमा के मध्य कहां तक आप जा सकते हैं, कहां तक विकास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो चीजें हमें अनुवांशिकी में मिलती हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब हमें वातावरण से मिलती हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच का
कुछ कंपैरिजन हो गया। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि ये अपरिवर्तनशील है, स्टैटिक है, और वातावरण हमारा डायनेमिक है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आइए अनुवांशिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वातावरण और अनुवांशिकी के बीच में मैंने आपको बताया कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे ये दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस कर दी गई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनुवांशिकी में देखिए क्या होता है कि डीएनए, कुछ ऐसा हमारा डीएनए होता है, देखिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स, और ये क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर ही, इन्हीं के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक पदार्थ होता है, और इस जेनेटिक पदार्थ में क्या होता है, वो समस्त जानकारी होती है। ठीक है, वो समस्त जानकारी जो पिता से बच्चे तक जाती है, बच्चे तक जानी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर ह्यूमंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर ह्यूमंस की, मानवों की हम लोग बात करें, तो मेल में और फीमेल में, ठीक है, मेल में और फीमेल में देखिए क्या होता है, मेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, और इसमें भी 23 पेयर्स। ठीक है, देखिए एक पेयर में क्या होता है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 46 क्रोमोसोम्स बोल रहा हूं, इसका मतलब है 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर। तो यहां पर होता क्या है, देखिए मानवों में 22 तो समान रहते हैं। ठीक है, 22 तो समान है। जो 23 वाला है उसमें क्या होता है, मनुष्य में होता है XY का पेयर, और फीमेल में होता है XX का पेयर। ठीक है, ये जो 23 वाला है ना, ये 23वां, ये लिंग निर्धारित करता है। 23वां वाला लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है, 23वां लिंग का निर्धारण का काम करता है। तो यहां पर जो फीमेल है, ये सारे 23 के 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये सब सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो मानव में जो फीमेल होती है, इसको कहते हैं होमोजेनेटिक। होमोजेनेटिक मतलब इसके जो क्रोमोसोम्स हैं सारे बराबर हैं, 23 के 23 हैं, सब सेम हैं। ठीक है, XX करके सारे सेम हैं। लेकिन मेल में क्या होता है, 22 तो समान रहते हैं, लेकिन जो 23वां रहता है वो X और Y का मिक्सचर रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोजेनेटिक। ठीक है, हेट्रोजेनेटिक। ठीक है, क्रोमोसोम्स को देखिए हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया ही, गुणसूत्र कहा जाता है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल में ये सारी जानकारी होती है कि भाई पिता से कौन कौन सी आदतें या कौन कौन सी बनावट बच्चे अपने तक ले जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी उसी में होती है, और सारी चीजें हम लोग वहीं पर देखते हैं। तो यहां पर अगर मनुष्यों की बात करें तो 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 तो दोनों में समान होते हैं। स्त्रियों में 23 एक जैसे होते हैं, तो इसलिए होमोजेनेटिक इसको कहा जाता है। और मेल में 22 समान होते हैं, और 23वां थोड़ा चेंज होता है, X और Y, इसलिए इसको हेट्रोजेनेटिक कहा जाता है। अब होता क्या है कि दोनों के मिश्रण से जब बच्चा बनता है, ठीक है, तो बच्चे में कई संभावनाएं होती हैं। या तो इसका X और इसका X आ जाएगा, ठीक है, और या तो 2 संभावना है। देखिए, या तो XX आएगा या तो XY आएगा। अगर यहां से X मिल गया, ठीक है, अगर यहां से X मिल गया और यहां से X मिल गया तो XX बन जाएगा, और अगर यहां से Y मिल गया और यहां से X मिल गया तो XY हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको समझने वाली ये बात है कि महिला से यानी फीमेल से तो हमेशा X ही मिलेगा। ठीक है, मनुष्य से या तो X मिलेगा या Y मिलेगा। मतलब अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो वो मेल ही होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है। तो समाज में जो ये भ्रांति फैली हुई है कि नहीं महिलाओं के द्वारा निर्धारण किया जाता है, ये सत्य नहीं है।
ये पुरुषों के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि x या y क्या देगा। अगर y गुणसूत्र मिलता है तो बच्चा जन्म लेगा, वो लड़का होगा, और अगर x मिलता है पुरुष से तो वो लड़की होगी। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि लोग गांव देहात में इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, एक्स वाई का मतलब लड़का और एक्स एक्स का मतलब लड़की। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि टीटी के एग्जाम में एक ऐसी चीज है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं। तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर इन सब चीजों की शुरुआत की बात हम लोग करें तो देखिए यहां पर एक थे ग्रेगर मंडल। ठीक है, रानू मंडल से कोई संबंध नहीं इनका, ग्रेगर मंडल थे। ठीक है, और आपको पता होगा कि इनका पी का सिद्धांत काफी फेमस है। नहीं पता है तो आप याद रख लीजिएगा। दो चीजें हैं, एक तो अभी दूसरे के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। तो एक ग्रेगर मंडल थे, इन्होंने वर्ष 1865 में देखिए, ठीक है, वर्ष 1865 में मटर के गुणसूत्रों पर अनुसंधान किया। मटर के जेनेटिक चीजों पर अनुसंधान किया। ठीक है, और यहां से इन्हें पता चला कि मटर में क्या होता है, 14 गुणसूत्र होते हैं। यहां पर पहली बार इन्होंने देखा कि गुणसूत्र 7 पेयर, ठीक है, 7 पेयर गुणसूत्रों के हैं जो इसका निर्धारण करते हैं, जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो अगला जो प्लांट पौधा जो भी होगा, पौधा मटर का पौधा अपने साथ क्या क्या अपने पिता से लेगा। ठीक है, ये 7 गुणसूत्र ऐसे थे जो इस बात का निर्धारण करते थे कि मटर का पौधा अपने पिता से क्या क्या लेगा। ठीक है, जैसे मटर का पौधा मटर का ही होना है, आम का नहीं हो जाता है। ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, तो उन सारी चीजों के पीछे जो वजह थी वो गुणसूत्र थी और इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल था। तो इन्होंने इस बात को सबसे पहले देखा, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए इसको दुनिया वाले पहचान नहीं पाए। 1865 में इन्होंने ये स्टडी की थी और ये सारी चीजें चलती रही। इसको 36 साल लग गए, दुनिया ने पहचान नहीं, दुनिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वर्ष 1901 में इनकी पुनः खोज की गई। ठीक है, पुनः खोज की गई। तो चूंकि मेंडल साहब ने किया था इसलिए मेंडल साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस जीव में कितने तत्व होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कितने पेयर होते हैं, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सीटेट और यूपी टेट में। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया ही था कि ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और अभी मैंने आपको पी के बारे में बताया, नहीं मटर में होते हैं 7 पेयर। ठीक है, उसके बाद अगर डॉग की बात करें तो डॉग में कितने होते हैं, 39 पेयर होते हैं। ठीक है, डॉग में 39 पेयर होते हैं। और अगर सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर में 19 पेयर होते हैं, माफ कीजिएगा 17 पेयर होते हैं। ठीक है, 17 पेयर होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कैट में कितने होते हैं, कैट में 19 पेयर्स होते हैं। और पीजन में देखें, पीजन में या कबूतर में तो इसमें 40 पेयर होते हैं। ठीक है,
40, खासकर फेरल पिजन में, ठीक है, खासकर ये फेरल पिजन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये पूछा जाता है, आपको ये 4 चीजें दे देगी या 4 ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन कोई दे देगा और कहेगा बताइए इनमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको ये इतने तो कम से कम पता ही होने चाहिए। अगर इतने आपने रट लिए, 4-5 अगर आपने यहाँ पर रट लिए, तो फिर वहां पर ये अनुवांशिकी का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अगर आपको सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए इसमें होता है, पिजन में या कबूतर में होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये आती है कि ठीक है, उसके बाद एक चीज ये आती है कि नेचर और नर्चर का डिबेट क्या है, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में, ठीक है, कि मतलब एक तो ये होता है जन्म का और दूसरा होता है पालने वाले का, ठीक है। तो नेचर में देखिए इसमें क्या आता है, इसमें हेरिडिटी आती है, ठीक है, हेरिडिटी जो मैंने आपको भी बताई थी कि आंखों का रंग, ठीक है, आंखों का रंग और बालों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, और आवाज हो सकती है, चलने का तरीका हो सकता है, ठीक है, बोलने का तरीका हो सकता है, बोलने का तरीका हो सकता है, ठीक, ये सारी चीजें। और उसके बाद नर्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण आ जाता है, ठीक है, पर्यावरण आ जाता है। और ये किस चीज को जन्म देता है, ये व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, ठीक है, और उसके 4 पुत्र हैं, ठीक, और तो यहां पर क्या होगा देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट करेंगे वो तो लगभग समान रहेंगे, ठीक है, लगभग समान ही जेनेटिक मटेरियल ये इनहेरिट करेंगे क्योंकि एक ही पिता और माता से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्यावरण या जो वातावरण है हमारा, ठीक है, या जो इन्वायरमेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि इन सब में, लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता सब में मिलेगी, सब लोग अलग अलग रहेंगे। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण वातावरण करेगा, ठीक है। तो ये डिबेट हमेशा चलती रहती है। उसके बाद देखिए ये छोटा सा एक टॉपिक और बचा है और वो भी देख लेते हैं, बस ये लास्ट है कि ट्विंस क्या होते हैं या जुड़वा क्या होते हैं, ठीक। ट्विंस की अगर बात करें, जुड़वा, ठीक है, वो आपने देखी होगी एक मूवी फिर हेरा फेरी में कहता है हम तुड़वा हैं। तो तुड़वा कैसे होता है, कहता है पहले हम जुड़े फिर तिड़े, ठीक है, पहले जुड़वा हुए फिर तुड़वा हुए, ठीक है। यहाँ पर जुड़वा का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए जुड़वा की अगर बात करूं तो जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जुड़वा की अगर मैं बात करूं तो जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं और वो होते हैं, देखिए, एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और एक फीटल ट्विंस होते हैं, ठीक है, एक फीटल ट्विंस होते हैं, ठीक है। इनको देखिए क्या कहा जाता है, इनको मोनोजाइकोटिक कहा जाता है, मोनोजाइकोटिक। अभी इसका मतलब बता रहे हैं कि होता क्या है, और इनको कहा जाता है डाइजाइगोटिक, ठीक है। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, मोनोजाइकोटिक और डाइजाइगोटिक क्या होता है। देखिए अगर हम लोग जन्म लेने की प्रक्रिया की बात करें तो आप समझिएगा कि यहां पर देखिए एक ये स्पर्म है, ठीक है, मेल स्पर्म, और यहां पर फीमेल ओवरी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, तो जाइकोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर ये फर्टिलाइज होता है, ठीक है, फर्टिलाइज होता है, और उसके बाद बनना प्रारंभ हो जाता है, बच्चा डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस होता है। अब देखिए होता क्या है कि एक स्पर्म, ठीक है, एक स्पर्म और एक फीमेल ओवेरी, ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, ठीक है, यहां से देखिएगा एक स्पर्म प्लस एक ओवेरी जब फ्यूज होते हैं और आगे चलकर एक जाइकोट का निर्माण करते हैं, एक जाइकोट,
ठीक है, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और फिर आगे चल के ये जाइगोट 2 में डेवलप हो जाए। जब ये 2 में डेवलप हो जाता है, ठीक है, और ये एक बेबी और ये सेकंड बेबी, 2 बेबी में बन जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक। कि मतलब एक ही स्पर्म, एक ही ओवरी थी जो फ्यूज हुए, वो एक जाइगोट बना और ये जाइगोट आगे चलकर 2 अलग अलग बच्चों में बन जाता है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक। इसमें देखिए, इसमें बच्चे की आदतें, बच्चे का चेहरा, यहां पर देखिए आदतें, ठीक है, चेहरा, आवाज, ये सारी चीजें सेम हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो सकती हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और फीटल ट्विंस में देखिए क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहां पर एक्चुअली 2 स्पर्म और 2 ओवरी साइमल्टेनियसली फ्यूज करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्यूज करते हैं और ये 2 जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक जाइगोट और ये सेकंड जाइगोट, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग, फर्स्ट बेबी और ये सेकंड बेबी, इसमें डेवलप होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक। यानी यहां पर 2 भ्रूण जन्म ले रहे हैं, 2 अलग अलग भ्रूण बन रहे हैं। यहां पर एक भ्रूण था जो आगे चलकर 2 बच्चों में विभाजित हुआ, यहां पर 2 अलग अलग भ्रूण थे। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं, इनका चेहरा, इनकी आदतें या इनकी आवाज सेम ना होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के ट्विंस होते हैं और ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।